पाकिस्तान में जो हम थायराइड की बीमारियां देखते हैं उनको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो मरीज़ हैं जो अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स लाते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म की होती हैं। और थर्ड किस्म के वो पेशेंट्स हैं जिनको गले में स्वेलिंग होती है, जिसको हम गिलड़ भी कहते हैं। यानी उनकी थायराइड केमिकली ठीक होता है लेकिन उनको गिलड़ की बीमारी होती है। तो ये 3 किस्म की कैटेगरीज जो हैं पाकिस्तान में हम देखते हैं और इनकी डिफरेंट अलामात है और डिफरेंट साइंस है और डिफरेंट केमिस्ट्री होती है और उस हिसाब से फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हमने ये पहचानना हो कि पेशेंट थायराइड डिजीज़ का शिकार है और हाइपर है या हाइपो का शिकार है तो कुछ अलामात उसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ जिसका आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आपकी बॉडी की एनर्जी का एक डिटरमिनेंट होता है। वो आपको बताता है अगर थायराइड हाइपो होगा तो एनर्जी कम होएगी, अगर हाइपर होगा तो पेशेंट ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। सो ऐसे मरीज़ जिनको नींद की कमी का शिकार होते हैं, जिनका वज़न गिर रहा होता है और खाना पीना उनका ठीक होता है, यानी भूख सही है, खाना पीना सही है लेकिन वेट उनका कम हो रहा है। ऐसे मरीज़ जिनकी हार्ट रेट तेज़ होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ऐसे मरीज़ जिनको वर्क प्लेस पे ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है बाकी कुलीज़ की निस्बत, ये सारे लोग हाइपर थायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं। और इसके ऑपोजिट वो मरीज़ हैं जिनके अंदर थायराइड की कमी होती है, उनको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। वर्क प्लेस पे सुस्ती का मुजाहरा करने वाले लोग हाइपोथायराइड का शिकार हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे जिनको बाकी लोगों के निस्बत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही होती है, जिनकी हार्ट बीट कम रहती है, जिन मरीज़ों की नींद ज़्यादा हो जाती है, जिन मरीज़ों को डिप्रेशन का सामना होता है, ये सारे मरीज़ हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं। इनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए उस हिसाब से। अब कौन से टेस्ट से पता चलता है कि ये हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है? केमिकली 3 टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं, TSH, फ्री T4 और टोटल T3। ये जो टेस्ट हैं ये मेमोरी है, ये यहाँ पे जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आप गली मोहल्ले में जाके किसी भी लैब से ये टेस्ट ना करवा लें। फिर आप जब किसी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे रिपीट कराने के लिए कहेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी अथेंटिकेटेड लैब से अपने टेस्ट करवाएं। बहुत अच्छी लैब जो हैं वेल नोन होती हैं, लोगों को सारी आगाही है उसके हवाले से। फातिमा मरिल की हमारी अपनी लैब भी इस हवाले से बहुत अच्छी है। थायराइड के हार्मोन उनके बहुत रिलायबल होते हैं, यहाँ से भी वो TSH, फ्री T4 और T3 करवा सकते हैं। अच्छा, इन टेस्टों के अलावा उनका डॉक्टर उनको फिर अल्ट्रासाउंड थायराइड या थायराइड स्कैनिंग रिकमेंड कर सकता है बेस्ड ऑन उनके क्या टेस्ट हैं और उस हिसाब से फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जब हम इंसुलिन को शुरू करने लगते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तोहमात का शिकार होते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि इंसुलिन लगने का मतलब है कि अब ये आखिरी इलाज है और इसके बाद कोई इलाज ही नहीं होगा और खुदा न खासा इंसुलिन काम नहीं करेगी तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इंसुलिन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में गलत मफरूज़े हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में इंसुलिन को मैं समझता हूँ कि वो एक साइंटिफिक इलाज है, वो पहला और आखिरी इलाज नहीं है। जिस तरह आप ग्लासेस लगाना चाहते हैं तो ग्लासेस उसकी बिनाई की कम होने का साइंटिफिक इलाज है, वो हम पहला और आखिरी इलाज उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते। क्योंकि ये इंजेक्शन है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में गलतफहमी है और लोग इसको एक आखिरी और पहला इलाज और कभी नशे का नाम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड थायराइड की बीमारी में रेडियो एक्टिव आयोडीन जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, थायराइड की बीमारी जिसको हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं और मल्टीनोडुलर गाइटर के अंदर जो है ये एक ट्रीटमेंट है, ऑप्शन है, बहुत अच्छी मोडेलिटी है जो केमिकली थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती है और बॉडी में एक हाइपर थायराइड फेज को सही करती है और बाद में उस पेशेंट को थायरॉक्सिन की सूरत में टैबलेट लेनी पड़ती है, बाद में उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाहर से एक्सोजेनस फेज से। तो ये जो एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है इसके बारे में भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब उनको ये बताया जाता है कि आपने मॉल से या शौकत खानम से जाके रेडियो एक्टिव आयोडीन लेनी है, तो वो रेडियो एक्टिव का नाम सुनते ही उनके जहन में ताबकारी और शुआएँ और इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाते हैं हॉस्पिटल में, वो आपकी डोज कैलकुलेट करते हैं, आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन की कितनी डोज आपको पिलानी है, आपकी थायराइड के अंदर कितनी ट्रीटमेंट कितनी डोज चाहिए उसको सफिशिएंटली ट्रीट करने के लिए हाइपर थायराइड स्टेट को, और वो डोज आप लेके आ जाते हैं। एक आपको स्टार के साथ पिला दी जाती है। इट इज़ 10-15 मिनट प्रोसीजर है। उससे 3-4 दिन पहले आपको अपनी मेडिसिन जो है उनमें चेंजेस करनी होती है जो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मशवरे से करते हैं।
और सिमिलरली उसके 3-4 दिन बाद तक आपने छोटे बच्चों से दूर रहना होता है। ये उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के पीरियड के जो से 6 महीने पहले तक रेडियो एक्टिव आयोडीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब थायराइड के अंदर एक स्वेलिंग होती है, जिसको हम कोई स्वेलिंग होती है तो उसको हम एक न्यूड्यूल कहते हैं कि थायराइड न्यूड्यूल है, यानी एक छोटी सी वहाँ पे स्वेलिंग है और उसकी वजह से उसका साइज़ इरेगुलर हो गया है, मरीज़ को यहाँ पे स्वेलिंग फील भी हो रही है। कई लोग इसको गिलट भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इनके। अब ये जो आपको अंदर एक स्वेलिंग है, ये ट्यूमर भी हो सकता है, ये एक कैंसर भी हो सकता है, ये बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, यानी जिसको आप हल्की सी रसौली कह रहे हैं, छोटी रसौली कह लें, और ये रसौली जो है वो कैंसर भी हो सकता है। ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है सम टाइम। अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं, अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि ये ट्यूमर जो है, ये जो छोटी रसौली है, ये कैंसरस भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि या कैंसर के अंदर कोई सेल्स हैं या कैंसर का शुबा है या कैंसर है, तो ये टेस्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। हमने पाकिस्तान में देखा कि अक्सर पेशेंट जब किसी स्वेलिंग के साथ आते हैं, जब उनको ये कहा जाता है कि आप अपना ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या अपना सिरिंज से अपने इसका मटेरियल टेस्ट करवा लें थायराइड का, तो उनके जहन में क्वेश्चन खड़े होते हैं, वो परेशान, ये इससे कोई ये कैंसर फैल ना जाए या इससे ये कैंसर बन ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर ये कोई मुश्किल प्रोसीजर भी नहीं है। आपने लैब में जाना है, वहाँ पर उन्होंने एक सिरिंज के साथ इसका टेस्ट लेना है और उसकी टेस्ट की रिपोर्ट भेज देनी है। वो टेस्ट की रिपोर्ट आपके डॉक्टर को हेल्प करती है डिसाइड करने में कि इसमें कोई कैंसर के अलामात हैं, कैंसर वाले सेल्स हैं या नहीं है, और उसकी बेस पे आपकी ट्रीटमेंट मोडेलिटी डिसाइड की जाती है। तो ये टेस्ट आसान है, इसको बाहर सूरत जहाँ रिकमेंड किया जाए उसको करा लेना चाहिए। हम जो एंडोक्राइनोलॉजी के लोग हैं, हम थायराइड की सर्जरी के अननेसेसरी सर्जरी के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, थायराइड की सर्जरी ज़रूर होनी चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन बनती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मरीज़ जिसके अंदर बहुत बड़ा गिलड़ हो और उसके साथ उसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो या खाने पीना जो है वो फंस जाता हो, जिसको डिस्फेजिया भी कहते हैं, अगर इस किस्म की अलामात हों, और इसी तरह से अगर पेशेंट को किसी वजह से वहाँ पे FNAC हमने की थी, उसके अंदर कैंसर के सेल्स आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सर्जरी इंडिकेटेड होगी। तो जहाँ सर्जरी इंडिकेटेड हो वहाँ हम एक्सपर्ट सर्जन के पास रिकमेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट किया जाए। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि गिल्टी भी है, आंखें भी बाहर को आई हुई हैं, तो इससे लगता है कि ये यानी थोड़ी सी स्वेलिंग है और गिल्टी आंखें बाहर को आई हुई हैं, तो ये मोस्ट लाइकली हो सकता है ये ग्रेव डिजीज़ हो। और ग्रेव डिजीज़ में रेडियो एक्टिव आयोडीन और टैबलेट्स का ज़्यादा रोल है। सर्जरी को अब हम उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। पहले के इसी ज़माने में 1990 और 2000 के ज़माने में थायराइड की हार्ट डिजीज़ को ज़्यादातर सर्जरी से ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ चेंज हो गई हैं और अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं।